हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती है। इन सब पार्टी को हमारे यहाँ दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। पहला नेशनल पार्टी और दूसरा स्टेट पार्टी। और ये जो कैटेगराइज करने का काम है वो करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कोई किस बेसिस पर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देती है और किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा देती है, वो कंडीशंस को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं। यदि पार्टी तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती है तो उसे नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तो जो सबसे पहली क्राइटेरिया है वो ये है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा के टोटल सीट में से यानी कि 543 सीट में से 2% सीट को 3 अलग-अलग राज्यों से सिक्योर कर लेती है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। यदि कोई पार्टी है एक्स और वह 3 अलग-अलग राज्यों से 2% सीट को यानी कि लोकसभा में जितने भी सीट है 543 सीट्स है ना लोकसभा में, तो उसका 2% सीट को यदि 3 अलग-अलग राज्यों से सिक्योर कर लेती है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल जाता है। दूसरी कंडीशन ये है, यदि पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन ये है कि उसको लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट को हासिल करना होगा या फिर विधानसभा के वोट में से 6% वोट को हासिल करना होगा 4 अलग-अलग राज्यों से। 4 अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव का 6% वोट को हासिल करना होगा और साथ ही में लोकसभा के 4 सीट्स को जीतना होगा। ठीक, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है, यदि पहली दूसरी कोई भी फुलफिल नहीं हो पा रही तो तीसरी कंडीशन ये है कि उस पार्टी को 4 या फिर उससे ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी होने का दर्जा मिला हुआ होना चाहिए, तभी किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में स्वीकार किया जाता है। आई होप कि ये नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे देश में 2018 के डाटा के अनुसार टोटल 7 नेशनल पार्टी है, लेकिन प्रेजेंट में 2022 में हमारे पास नेशनल पार्टी के सूची में एक और पार्टी जुट गई है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक, और टोटल पार्टी की संख्या हो गई है 8। तो हमारे यहाँ 2022 में टोटल 8 नेशनल पार्टी है, बट हम लोग इसमें 7 नेशनल पार्टी के बारे में ही जानेंगे। अब जो नेशनल पार्टी होती है उनकी अलग-अलग राज्यों में यूनिट्स होती है जो कि सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम और स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है जो नेशनल लेवल पर डिसाइड होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पार्टी को कुछ खास छूट दिए हुए हैं, जैसे कि उनका जो सिंबल होगा वो ऑल ओवर इंडिया में सेम होगा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़े किसी भी स्टेट से या फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, उनका जो सिंबल होगा वो एक ही होगा, सिंबल चेंज नहीं हो सकता है। तो ये कुछ नेशनल पार्टी की छूट थे। अब हम लोग एक एक कर कर सभी पार्टियों के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो टोटल नेशनल पार्टीज का नंबर है 2018 तक का वो है 7 और 2022 में टोटल नेशनल पार्टी हमारे देश में है 8। तो आपके बुक में 7 ही नेशनल पार्टी के बारे में दिया गया है, तो 7 ही नेशनल पार्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी नेशनल पार्टीज को समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में। ये जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसे 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के लीडरशिप में लॉन्च किया गया है। ये जो पार्टी है इसे नेशनल पार्टी होने का रिकॉग्निजेशन मिला है 2016 में। इस पार्टी का जो सिंबल है वो है फ्लावर और ग्रास। ठीक, और ये जो पार्टी है वो सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म पर कमिटेड है। और ये जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में 2011 से पावर में है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी ये पावर में है। मतलब पावर में क्या, वहाँ पर सरकार नहीं है फिर भी वहाँ पर ये प्रेजेंट है। 2000
2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसने 4% वोट को सिक्योर किया और साथ ही 22 लोकसभा के लिए सीट्स को विन किया। तो देखो यहाँ पर ये नेशनल पार्टी है थर्ड क्राइटेरिया के अनुसार। वेस्ट बंगाल में पावर में है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, 4 राज्यों में ये पावर में है, 4 राज्यों की स्टेट पार्टी ये है, इसलिए इसे नेशनल पार्टी होने का रिकॉग्निशन मिला है। अब जो दूसरी पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, जिसको कांसी राम के लीडरशिप में 1984 में फॉर्म किया गया था। और ये जो पावर है, ये जो पार्टी है वो बहुजन समाज, जिसमें कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और जो छोटे जाति के लोग आते थे, उनके पावर को बचाने के लिए, उनका इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उनको मेजोरिटी वालों से दबने से बचाने के लिए ये जो पार्टी है ये जानी जाती है। ये जो पार्टी है वो साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामस्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर से इंस्पायर होकर बनी है। ये जो पार्टी है वो दलित लोगों के और ऑप्रेस्ड लोगों के, जो लोग दबे हुए हैं, जो समाज के निचले स्तर के लोग हैं, उनको उठाने का काम करती है, उनके भलाई के लिए काम करती है। ये जो पार्टी है उसका जो सबसे मेन बेस है, जो सबसे मुख्य स्थान है जहाँ से पावर में आती है वो है उत्तर प्रदेश, और इसके साथ ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में भी ये पार्टी प्रेजेंट है। इसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, यानी कि इस पार्टी के सीएम यूपी में रह चुके हैं। लोकसभा के इलेक्शन में इसे 10 सीट मिली थी, लोकसभा के इलेक्शन में इसे 10 सीट मिली थी और इसने 3% वोट को 3.63% वोट को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सिक्योर किया था। तो ये भी थर्ड क्राइटेरिया के अनुसार, यानी कि 4 राज्यों में स्टेट पार्टी है, इसलिए इसे नेशनल पार्टी होने का दर्जा मिला है। अब जो तीसरी पार्टी के बारे में हम लोग जानेंगे वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी पावर में है। इसे 1980 में 1980 में भारतीय जनसंघ एक पार्टी थी, उसको रिवाइव करके इस पार्टी को फॉर्म किया गया। ये जो पार्टी है भारतीय जनसंघ, ये जो पार्टी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में फॉर्म की गई थी। भारतीय जनसंघ जो पार्टी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में फॉर्म की गई थी, जिसको रिवाइव करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी को फॉर्म किया गया। ये जो पार्टी है वो इंडिया को मॉडर्नाइज और स्ट्रांग बनाना चाहती है। इसके पिछले कल्चर के साथ इसका कहना है कि हमें मॉडर्न होने के रेस में, स्ट्रांग होने के रेस में अपने कल्चर को नहीं भुलाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यही क्या बोलते हैं उसको, इसी के लिए कमिटेड है। ठीक, और साथ ही में ये दीनदयाल उपाध्याय के जो भावना है इंटीग्रल ह्यूमन, मतलब अंदर से आदमी को जागरूक होना चाहिए, सारे लोगों के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और अंत्योदय मतलब अंदर से उदय होना चाहिए, आदमी का अंदर से जागरूक होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर ये जो पार्टी है वो ज़्यादा ध्यान देती है। इसके साथ ही कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि अपने कल्चर के प्रति प्यार, राष्ट्रवाद, ये सब चीज़ों विषयों पर ये जो पार्टी है वो मेन इसका कंसेप्ट रहता है, और इसी को इंडियन नेशनहुड और पॉलिटिक्स में भी इम्प्लीमेंट करती है। ये जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर को लेने का सोचती है, पीओके को भारत का हिस्सा समझती है, अक्साई चीन को भारत का हिस्सा समझती है, और इसका कहना था कि 370 जैसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। एक सिविल कोड होना चाहिए जो कि भारत में रहने वाले सभी लोगों पर लागू हो, उनके रिलीजन पर कोई इससे आँच नहीं, जिससे कि कोई भी रिलीजन का हो उससे उनको कोई छूट नहीं मिलना चाहिए। जो एक धर्म के लिए जो नियम लागू होगा वो सारे धर्मों के लिए लागू होगा, सभी जगह पर रहने वाले लोगों का लिए लागू होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना था। इस पार्टी का मानना ये है कि रिलीजन को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, जो एक रिलीजन में पैदा हुआ है वही रिलीजन में रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं करने देंगे। ठीक, और इसका जो सपोर्ट है वो 1990 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ये जो पार्टी थी वो शुरुआत में नॉर्थ और वेस्ट के एरिया में, यानी गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब के तरफ ही
ज़्यादा इसका सपोर्ट था, लेकिन धीरे धीरे कर ये पार्टी एक्सपेंड हुई और आज इसका सपोर्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और गांव के इलाकों में भी है। ये 1998 में बहुत सारे पार्टी के साथ अलायंस बनाकर पावर में आई और ये जो पार्टी अलायंस बनाई थी उसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के नाम से जाना गया। एनडीए में बहुत सारी पार्टियां थी। ये 2019 में 303 मेंबर के साथ इलेक्शन जीती और अभी ये सरकार चला रही है। एनडीए की सरकार अभी सेंटर पर है, यानी कि इसके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ है। अब फोर्थ पार्टी जिसके बारे में अभी हम लोगों को जानना है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे 1925 में फॉर्म किया गया था। और जो पार्टी है वो मार्क्सिज्म यानी कि कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के आइडिया को फॉलो करती है, जो कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, कि किसी भी धर्म को हमारा देश न माने तो नहीं मानता है, और डेमोक्रेसी को ये फॉलो करती है। ये जो पावर है इसका कहना है कि हमें जबरन किसी चीज को थोपना नहीं चाहिए, और कम्युनलिज्म यानी कि इम्पेरियलिज्म, हमारा देश एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिटी बनाकर रहे, दूसरे देशों पर हमला करे, दूसरे देश को जीते, ये सब चीज को अपोज करते हैं। तो ऐसे भी हमारा ये सब देश ये सब चीज करता नहीं है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन ऑफ, और ये जो पार्टी है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी जो कि हमारे यहाँ है, संसद लोग को चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं और वहीं से हमारे लिए कानून बनता है, उस तरीके की डेमोक्रेसी को ये ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इसका कहना है कि इसी तरीके के डेमोक्रेसी से वर्किंग क्लास, फार्मर और पुअर लोगों का भला हो सकता है। ये जो पार्टी है 1964 के बाद कमज़ोर हो गई है और इस पार्टी के टुकड़े हो गए हैं। 1964 में CPIM इससे अलग हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 1964 में इससे अलग हो गई जिससे कमज़ोर हो गई। और जो पार्टी है वो केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका सपोर्ट है। इसका सपोर्ट जो है वो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा घटा है। और इसने लोकसभा के इलेक्शन में 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, इसने 1% वोट को ही या उससे भी कम वोट को सिक्योर किया था, और इसने मात्र 2 MP को ही जिता पाई थी ये पार्टी। इस पार्टी की जो सरकार थी, इस पार्टी से मात्र 2 ही MP जीते, यानी इस पार्टी को मात्र 2 सीट मिला। अब हम लोग जाने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर एक अलग पार्टी बनी। ये जो पार्टी है कार्ल मार्क्स के आइडिया को बिलीव करती है, व्लादिमीर लेनिन के आइडिया को बिलीव भी करती है। एक कार्ल मार्क्स और लेनिन दोनों के आइडिया को बिलीव करती है, लेकिन जो CPI में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जो लोग थे, उन दोनों लोग एक ही मुद्दे पर बात करते थे, दोनों का मुद्दा सेम रहता था लेकिन तरीका अलग अलग रहता था, जिससे इस पार्टी में विवाद हुआ और ये पार्टी का टुकड़ा हो गया। और ये पार्टी भी सेम उसी की तरह सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करती है। इंपेरियलिज्म मतलब होता है दूसरे देश पर जबरन कब्जा करना, कम्युनलिज्म मतलब होता है कि एक समाज पर किसी एक कम्युनिटी का कब्जा नहीं होना चाहिए। ये सब जो सिस्टम है इसको अपोज करती है। और ये जो पार्टी है वो डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक इलेक्शन को, जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, उसको एक उपयोगी और मददगार हथियार समझती है, जिससे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस भारत में हो सके, यानी कि लोगों को आर्थिक रूप से न्याय मिल सके। इस चीज के लिए ये जो पार्टी है वो डेमोक्रेसी को एक मजबूत औजार समझती है। ये जो पार्टी है वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में इसका सपोर्ट है। और ये जो पार्टी है स्पेशली पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर और इंटेलिजेंटिसिया जो लोग हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो मतलब कि जो छोटे मोटे लोग हैं, जैसे कि पुअर हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हो गए, किसान हो गए, ये लोग इसको सपोर्ट करते हैं। ये भी सब जगह के लोग नहीं, वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा के लोग स्पेशली इसको सपोर्ट करते हैं। ये जो पार्टी है वो इस चीज़ का विरोध करती है
जो सरकार विदेशों से आ रहे सामान को हमारे यहाँ बिक्री होने देती है, बेचने देने देती है, ये जो फ्री फ्लो है हमारे यहाँ का जो पैसा वो जो विदेशों में चला जा रहा है, उसको ये पार्टी बहुत ज़्यादा विरोध करती है। वो बोलती है कि ये देश के लिए सही नहीं है। और वे वेस्ट बंगाल में 34 ईयर्स तक लगातार शासन में रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से पहले यही पार्टी वहां पर शासन में थी, सत्ता में थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसको 1.75% वोट मिले और इसने 3 सीट्स को जीता। तो आप सोच सकते हो भाई ये नेशनल पार्टी कैसे हुई? तो ये नेशनल पार्टी इसीलिए है क्योंकि ये 4 राज्यों में स्टेट पार्टी होने का इसे दर्जा मिल चुका है। जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा और एक कोई राज्य होगा, वहाँ पर इसे स्टेट पार्टी होने का दर्जा मिल चुका है, इसलिए नेशनल पार्टी है। अब हम लोग देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे, जिसे आमतौर पर हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। ये जो पार्टी है वो 1885 में फॉर्म की गई थी और तब से लेकर आज तक इसमें हजारों टुकड़े, हजारों नहीं मतलब बहुत सारे इसके टुकड़े हो चुके हैं। भारत की राजनीति में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में ही। इसने आज़ादी के बाद से कई दशकों तक भारत में प्रधानमंत्री, बहुत सारे राज्यों को मुख्यमंत्री दिया है। इस पार्टी के जो नेता रहे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पार्टी को मॉडर्न, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने पर जोर दिया। ये सब चीज़ों को भारत में लाने में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और 1977 तक भारत में ये रूलिंग पार्टी रही सेंटर पर, यानी कि इसी के प्रधानमंत्री इसी पार्टी से प्रधानमंत्री भारत के बने हैं 1977 तक। ठीक, आई होप कि इतना तुम लोग समझ गए होंगे। अरे भाई ये क्या हो गया? और फिर से 1977 के बाद 1980 टू 1989 तक ये पावर में रही, मतलब कि 3 साल का गैप हुआ। और फिर से आफ्टर 1989 इसका सपोर्ट जो था वो धीरे धीरे कर कर कम होने लगा देश में। लेकिन फिर भी एक हमारे देश के बहुत सारे जगहों में प्रेजेंट है। लगभग हर इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमें देखने को मिलते हैं। ये सेंटरिस्ट, ये जो पार्टी है वो सेंटरिस्ट है, नाइदर ना ही ये राइटिस्ट है और ना ही लेफ्टिस्ट है, यानी कि ना इधर राइट से चुनाव लड़ती है ना ही लेफ्ट से। ये सेंटर में प्रेजेंट है, बीच में रहती है, ना ही इस धर्म की बात करती है ना ही उस धर्म की बात करती है। ठीक, और ये जो पार्टी है वो सेक्युलरिज्म और वीकर सेक्शन को भला करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए ये जो पार्टी है वो खड़ी रही है और माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिक, मतलब जो इतने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं, आर्थिक सुझाव आते हैं जिससे देश में इकोनॉमी ग्रो कर सके, उन सब चीज़ों को ये सपोर्ट करती है। लेकिन ये नहीं चाहती कि बदलाव इतना तेजी से हो कि हमारे अपने ही हमसे छूट जाए। ऐसा इस पार्टी को पसंद नहीं है। मानवीय तरीके से जो देश में डेवलपमेंट हो वो उसको ये पार्टी सपोर्ट करती है। और इसके जो लीडर लोगों ने जो अलायंस बनाया था, जो समझौता किया था, गठबंधन किया था, उस गठबंधन का नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक, और ये बनाया गया था और इसकी सरकार बनी 2004 से 2019 तक। ये अलायंस बना और इसी अलायंस से एमपी वगैरह, एमपी एमएलए आते रहे हैं। ठीक, और लोकसभा के इलेक्शन में 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में इसे 19.5% वोट मिला और 52 सीट्स को इसने विन किया। तो आपको पता चल गया होगा कि ये नेशनल पार्टी क्यों है, इतना से है क्योंकि 6% वोट ही चाहिए रहता है और इसने 19% वोट को हासिल किया। अब हम लोग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में जानेंगे। ये जो पार्टी है वो 1999 में फॉर्म की गई और ये पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से टूट कर बनी है। 1999 में ये जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी से टूट कर एक अलग पार्टी बन गई जिसका नाम पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक, ये जो पार्टी है वो गांधी जी के गांधीयन सेक्युलरिज्म, जिस धर्म निरपेक्षता की बात की हमारा देश कोई धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, इसका कोई एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के लोग इस देश के नागरिक होंगे, ये जो गांधी जी का सेक्युलरिज्म का आइडिया था उसको प्रमोट करती है। इक्विटी यानी कि सब लोग समान है, इस चीज़ को सपोर्ट करती है। सोशल जस्टिस, समाज में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं। फेडरलिज्म यानी कि
राज्य सरकार की भी पावर होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर सरकार हो और स्टेट लेवल पर सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस चीज़ को ये सपोर्ट करती है। और इसका कहना ये है कि जो हमारे देश के जो ऊंची पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, इसका जो पोस्ट है, ये सब जो पोस्ट होना चाहिए वो रिजर्व होना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि इंडिया में जन्मे हैं, उन लोगों के लिए ही रिजर्व होना चाहिए। ठीक, ये जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में मेजोरिटी में है। महाराष्ट्र में इसका बहुत ज़्यादा पकड़ है, साथ ही मेघालय, मणिपुर और असम जैसे राज्यों में भी इसका पकड़ अच्छा खासा है। ये जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में अलायंस बनाकर कांग्रेस के साथ अलायंस कर समझौता कर पावर में रही है। 2004 से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस ने, जब कांग्रेस दूसरे पार्टी से समझौता करती है तो उस वक्त जो गठबंधन बनता है, उस वक्त जो अलायंस बनता है, जो टीम बनता है, उसका नाम होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो 2004 से ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की मेंबर है और इसने लोकसभा के इलेक्शन में 1.4% वोट को सिक्योर किया और 5 सीट्स को विन किया। ठीक, तो आई होप कि अब तुम लोगों को सारी नेशनल पार्टी के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें से जो सबसे मेन नेशनल पार्टी के बारे में आप लोगों को जानना है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी। ये दो पार्टी के बारे में आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। बीजेपी के बारे में इसलिए आएगा क्योंकि ये जो पार्टी है इसकी सरकार अभी हमारे यहाँ बनी हुई है, तो इसलिए पूछ सकते हैं कि जिसकी सरकार है क्या उस पार्टी के बारे में आप लोगों को कुछ पता भी है या नहीं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में इसलिए आएगा क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी है हमारे देश की। ठीक, तो इसके बारे में, ये दोनों पार्टी के बारे में आप लोग एकदम मस्त याद कर लेना और बाकी सब के बारे में उतना ज़्यादा कुछ पूछने का तो चांस है नहीं। आई होप कि अब तुम लोगों को नेशनल पार्टी के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टेट पार्टी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, मज़े में रहो, मस्त रहो।